गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हरियाणा जीके के आज हम लोग इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, तैयारी से पहले, एग्जाम से पहले जो रिवीजन है वो आपकी तैयारी को और ज़्यादा यहाँ पे पक्का और मजबूत बनाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा सही आंसर। और हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता। जहाँ तक बात है कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है, तो ये आप सबको पता है, सिरसा जिले में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और कपास के साथ साथ सिरसा में गेहूं का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। और हरियाणा की अगर बात करें तो गेहूं में एक खास बात यह है कि अपनी खपत से ज़्यादा उत्पादन करता है हरियाणा गेहूं का, इसलिए हरियाणा को जो है गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि खपत से ज़्यादा उत्पादन हरियाणा करता है। फिलहाल क्वेश्चन पे आइए और बताइए कपास का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होता है। ऑप्शन ए है नूंह, रोहतक, झज्जर या फिर भिवानी। तो बताइए किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है, तो उस जिले का नाम क्या है भाई? नूंह। ये हाल ही के एग्जाम में पूछा और एचएसएससी ने क्या बताया इसका सही आंसर? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नूंह जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। और नृत्य और मेलों से संबंधित ये हरियाणा पुलिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला होगा। तो बताइए लोर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रातों में किया जाता है। यह नृत्य जुलूस के साथ होता है। और यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो लूर नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है और इस नृत्य का मूल क्षेत्र बांगर है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। और नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं से संबंधित नृत्य है महिलाओं के द्वारा। तो पुरुषों वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो एचएसएससी ने भी और बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताया है, ऑप्शन ए। जिसका ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट है नदी नहर सिंचाई परियोजनाओं से। हाल ही के एग्जाम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिंचाई परियोजनाओं से और नदियों से, नहरों से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादूपुर नदी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। अभी नहर आपको ध्यान रखना है, दादूपुर नदी नहर सिंचाई परियोजना। और ऑप्शन में ध्यान देना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। नहीं होती है मतलब कि 3 ऐसे जिले जिनमें होती है और चौथा वो जिला बताइए जिसमें नहीं होती है। ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी है पंचकुला, सी है अम्बाड़ा और ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? दादूपुर नदी नहर सिंचाई परियोजना से निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई नहीं होती है। यानी जिन जिलों में सिंचाई होती है उनमें है यमुनानगर, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। यानी यमुनानगर में भी होती है, अम्बाड़ा में भी और कुरुक्षेत्र में भी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पंचकुला जिले में नहीं होती है, ये सही आंसर होगा। और अभी हाल ही के एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि हरियाणा की सबसे प्राचीनतम नहर कौन सी है, सबसे पुरानी। तो जब पूछा जाए सबसे पुरानी तो बताइएगा कौन सी होगी भाई? सबसे पुरानी। तो सबसे पुरानी में फिर हमारा आंसर होगा कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। कौन सा होगा? पश्चिमी यमुना नहर। अच्छा, पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी है। तो कब की है भाई? 1879, 1879 में। कहाँ से निकाली गई थी? ताजेवाला नामक स्थान से। ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई थी। अब इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि यहाँ नहरों से किस किस जिले में सिंचाई होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे गुरुग्राम नहर से पूछ लिया मैंने आपसे, और जल्दी से कमेंट करिए और बताइएगा कि गुरुग्राम नहर को कहाँ से निकाला गया है और किन जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील है भाई? संवेदनशील, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। अब ये नहीं वाले हैं ना, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे ही पूछ रहा है बच्चा सस्सी, जिसको हमको ध्यान से पढ़ना है। कहीं हम लोगों को ऑप्शन ए लिखे कि हाँ ग्लेशियर तो है, ठीक है, इस पर टिक किया और आंसर हो गया। नहीं वाले पूछे हैं। संवेदनशील क्षेत्र कौन से नहीं हैं? पर्यावरण से यानी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के साथ साथ इंडिया के भी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव को छोड़ के राष्ट्रीय उद्यान, तो कम से कम वो आप लोगों को पता हो, क्योंकि हर पेपर में जैसे सरिस्का भी एक पेपर में पूछा गया था, काजीरंगा वाले भी पूछे गए थे, तो वो आपको पता होना बेहद जरूरी है। अब सबसे पहला है कि क्लेशियर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें कि ऑप्शन ए लिखा, क्लेशियर वन्यजीव अभयारण्य संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तो बिल्कुल किया गया है संवेदनशील क्षेत्र के रूप में, और यह सबसे बड़ा है। नहीं, 2003 में इसकी स्थापना का वर्ष था। इसकी स्थापना का वर्ष क्या था? 2003 था। और किस जिले में है ये? तो ये यमुनानगर जिले में है।
और अबूब शहर सिरसा में है, सबसे बड़े में। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन नाहर वन्यजीव अभयारण्य। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1987 में नाहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और ये किस जिले में है? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। किस जिले में है? रेवाड़ी जिले में है। अब संवेदनशील है तो बिल्कुल ये भी है, संवेदनशील क्षेत्र इसे भी घोषित किया गया था। और इसे कब घोषित किया गया था? अब ध्यान रख सकते हैं, वर्ष 2009 में इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद है खापरवास। भिंडावास और खापरवास आप पता ही है आपको हरियाणा के किस जिले में है? तो ये झज्जर जिले में है। किस जिले में? झज्जर जिले में, वर्ष 1991 में और इसकी जो स्थापना हुई थी। और ये किस जिले में है? तो झज्जर जिले में है। और इसे भी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन ऑप्शन ए खोल है रैतान, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, यानी थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। अब ये तीनों ही हैं और ये तीन ही हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर पूछा जाए कि वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य कितने? 8 हैं। 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं और उसके बाद 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क कितने? राष्ट्रीय उद्यान कितने हरियाणा में? 2 हैं। खोल ही रेतान आपको पता ही है, ये हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला में है। किस जिले में? पंचकुला में। और फटाफट से कमेंट करिए और बताइएगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से पूछा है। हालांकि NH10 तो है ना, वो कई पेपरों में पूछा गया है, NH10 नेशनल हाईवे 10। फिलहाल इस क्वेश्चन पे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? गुरुग्राम, मेवात, पंचकुला या फरीदाबाद? तो किस जिले में से गुजरता है? फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? ये बहुत आसान वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत आसान दिया है। और क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हमने पढ़ा है हरियाणा की नदियों के बारे में, तो महानदी पे हमारा सही ध्यान जाएगा, महानदी। क्योंकि यहाँ महानदी है जो हरियाणा से होकर नहीं बहती है। और इतना तो बेसिक सा सबको पता ही होगा कि घग्गर, साहिबी और दोहन नदी जो है हरियाणा से होकर बहती हैं, लेकिन महानदी जो है वो हरियाणा में नहीं बहती है। तो बताइए कौन से राज्य में है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी है। और दोस्तों आपने हीराकुंड बांध परियोजना का तो नाम सुना ही है, बेहद इंपॉर्टेंट वाला है, इंडिया जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। तो बताइएगा कि हरियाणा भारत में कहाँ पे है हीराकुंड बांध परियोजना? तो ये इसी नदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। और इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो इंपॉर्टेंट है हीराकुंड बांध परियोजना। बताइए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है पेपर में? बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो समुद्रगुप्त काल के हैं। अगर सिंपल हमसे पूछता कि गुप्त काल के सिक्के हरियाणा में किस जगह पे पाए हैं, तो थोड़ा सा हमें 2 ऑप्शन पे ध्यान देना होता, क्योंकि गुप्त काल में 2 अलग अलग नाम हमारे ध्यान में होते। लेकिन समुद्रगुप्त है तो थोड़ा सा आसान हो गए हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के बताइए, सोनीपत, मीताथल, भिवानी और सूंग। जो ये सोनीपत ऑप्शन आप 1 देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि यहाँ से हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं। ये कई बार पेपर में पूछा है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षवर्धन को आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मीताथल, भिवानी और सूंग तो कहाँ से मिले हैं? अब देखिए भिवानी अलग से बात हो गई है, ये हम सबको पता है कि मीताथल हरियाणा के किस जिले में, तो भिवानी में ही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर बताना है आपको, मीताथल से। कहाँ से? मीताथल से। और मीताथल हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हरियाणा के भिवानी जिले में है। अब उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम आया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे समुद्रगुप्त की और बता देता हूँ। हालांकि गुप्त वंश से थे, और गुप्त वंश के संस्थापक आपको पता ही है कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक हुए। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा गया, और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है, इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। तो गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये HSSC ने पूछा है, आगे हम करेंगे, और हाल ही के एग्जाम में ही पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और समुद्रगुप्त की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसके दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे। कौन थे दरबारी कवि समुद्रगुप्त के? हरिसेन। और आगे हम पढ़ेंगे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। इंडिया जीके में है ये क्वेश्चन, और पूछा है HSSC ने अभी MPSW स्टाफ नर्स के जो एग्जाम हुए थे उनमें भी, तो हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी करी थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग हरियाणा पुलिस की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। एक तो ये लिखा है कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से आएंगे, एटलीस्ट कंप्यूटर से बताएं कि 10। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे लिखी है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम वर्ष 2016, 2015, 2014 या फिर 2013 किस वर्ष को लागू किया गया था। तो राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा गौवंश एवं गौ संवर्धन अधिनियम वर्ष 2015 में लागू किया था। वर्ष 2015, खैर इसमें तो डेट नहीं है, नहीं तो आप ध्यान रख सकते हैं 19 नवंबर 2015 को ये लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाला लाजपत राय के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार। ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से लाला लाजपत राय के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा है। ये सबको पता है। व्यक्तित्व इतने इंपॉर्टेंट थे कि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा बार तो यही पूछा गया है और ये सबसे आसान हो गया है। सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र या हिसार। तो क्या थी उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो क्या था, अपना हिसार। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता भी है कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी किस नाम से जाने गए, पंजाब केसरी के नाम से। तो उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूर आपको ध्यान रखने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और बताऊं कि कांग्रेस के अधिवेशन स्टार्ट हुए थे 1885 में, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अधिवेशन हुए थे 1885 में। जो पहला अधिवेशन हुआ था 72 डेलीगेट प्रतिनिधियों ने जिसमें भाग लिया था। हरियाणा के भी उनमें शामिल थे लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, लाला मुरलीधर उसमें शामिल थे। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, सेकंड की अगर हम लोग बात करें, सेकंड अधिवेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे हुए थे। पहले आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें झज्जर से तो थे पंडित दीनदयाल शर्मा। झज्जर से कौन थे, पंडित दीनदयाल शर्मा उसमें शामिल हुए थे, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा। और रोहतक से बाबू बाल मुकुंद, रोहतक से कौन हुए थे, बाबू बाल मुकुंद, बाबू बाल मुकुंद। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिसार से प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो वो 1888 के अधिवेशन में गए थे। किसमें, 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। देखिए स्टार्टिंग के 8 अधिवेशन में आपको बताता हूँ कब। आपको एक वर्ड याद रखना है, बकमई, बकनई, बकमई एंड बकनई। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इसके बाद जो नोवा हुआ था वो भारत, अब के भारत से बाहर, लाहौर में। तो देखिए पहले 8 कहाँ पे होते, बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में, इलाहाबाद में। बम्बई में, कोलकाता में, नागपुर में और इलाहाबाद में। ठीक है, ये वाला चौथा था जो कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। 85, 86, 87 और 88 में हुआ था। ये कब हुआ था, ये 1888 में। और इसमें हिसार से प्रतिनिधि बनकर कौन गए थे, लाला लाजपत राय। इनकी कर्मभूमि, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथिनीकुंड बैराज ने ले ली। ओटू बैराज, ताजेवाला बैराज, अनंगपुर डैम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथिनीकुंड बैराज ने ले ली। ओटू बैराज। तो ओटू बैराज देखिए किस जिले में है, ये आपको पता होगा, सिरसा जिले में है। किस जिले में ओटू बैराज, सिरसा जिले में है, घग्गर नदी पर, घग्गर नदी। ताजेवाला बैराज आप सबको पता है, ताजेवाला कहाँ पे है, तो ये यमुना नगर में है। YNR लिखते हैं, यमुना नगर में है। और नदी का नाम भी पता ही है आपको, यमुना नदी। और अनंगपुर डैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंगपुर डैम भी यमुना नदी पर है। अनंगपुर डैम कहाँ पे, यमुना नदी पर। और इसे किसने बनाया था, तो अनंगपाल तोमर ने। किसने बनवाया था इसे, अनंगपाल तोमर ने। लेकिन ये है हरियाणा के किस जिले में, तो ये फरीदाबाद जिले में है। किस जिले में, फरीदाबाद जिले में। अब हथिनीकुंड बैराज भी यमुना नगर में। अब उसकी जगह कोई सिरसा वाला नहीं लेगा, फरीदाबाद वाला नहीं लेगा, तो कौन सा था, ऑप्शन बी था। बस एक याद करने का तरीका है, नहीं तो आप लोग इसको साइंटिफिक तरीके से याद रखें तो बेहतर रहेगा। ताजेवाला बैराज, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, मौर्य काल के स्तूप या अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो मौर्य काल के स्तूप व अवशेष, मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। फतेहाबाद, करनाल,
अग्रोहा या फिर सनीला, बताइए क्या होगा। तो मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हरियाणा के किस जिले में कहाँ पे पाए गए हैं, तो ये फतेहाबाद में पाए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी अवशेष जो स्तूप जहाँ पे मिले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है अब, क्योंकि लगातार एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ऐसा कोई ही पेपर होगा शायद जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान और भैंस अनुसंधान संस्थान बुफेलो वाला भी, ये दोनों हरियाणा के हिसार जिले में है। किस जिले में है ये, हिसार जिले में है। ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन आपको इनकी स्थापना का वर्ष भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ तक बात है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में, स्थापना का वर्ष 1986 है। कौन सा है, 86 है। जबकि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाएगी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो ये भी हरियाणा के हिसार में है। इसके स्थापना का वर्ष 1985 आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान अपना कहाँ पे, NDRI करनाल में। कहाँ पे है ये, करनाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो सारे आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1526 में पानीपत, देखिए अब पेपरों में लगातार पूछे जा रहे हैं, अब थोड़ा सा अदल बदल के क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। तीनों लड़ाइयाँ कब हुई ये पता हो, किस किस के बीच हुई ये भी, और किसने जीती ये पता हो। और उनके जीतने के बाद कुछ खास काम, जैसे बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत में, तो वो इस तरीके की बस 8-10 की चीज़ें अगर हम यहाँ से याद करते हैं तो एक आध नंबर हमारा यहाँ से कन्फर्म श्योर हो जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था, ऑप्शन है नादिर शाह, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या अहमद शाह। तो बिल्कुल लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत की पहली लड़ाई में, जो लड़ी गई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और ये बताइएगा कि तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, किन किन के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी। अब लोदी वंश की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाए या संस्थापक पूछा जाए, बताइए किसने स्थापना करी थी, तो नाम आएगा बहलोल लोदी से। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से HSSC ने पूछे हैं बहलोल लोदी से। वो क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी किसे जाता है, तो बहलोल लोदी को जाता है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय। और दूसरा, इसी लोदी वंश में हुए थे सिकंदर लोदी खां या सिकंदर लोदी, आप लोग ध्यान रखेंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1504 में आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो सिकंदर लोदी ने करी थी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि नहीं पूछ रखा है बताइए HSSC ने, तो इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1451 से लेके 1526 तक लोदी वंश रहा था दिल्ली पर, उसके बाद मुगल वंश शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, बताइए पूछ लिया ना क्वेश्चन, हम ऊपर पढ़ के आए 5, 10, 12 और 2, तो कितने हैं, 8 है, सॉरी 5, 10, 12 और 8। तो 8 हरियाणा में वर्तमान वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा में, 2 हैं। 2 संरक्षित क्षेत्र भी हैं हरियाणा में, वो आप लोगों को पता ही है, सरस्वती अभ्यारण्य और बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यहाँ से आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाथी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हाथी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, किस जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या पूछा गया है। कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है, बताइए मथुरा आर्ट, गंधार आर्ट, आर्ट की बेशर शैली, आर्ट की नागर शैली। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, किसके लिए प्रसिद्ध है, मथुरा आर्ट, गंधार आर्ट, आर्ट की बेशर शैली या फिर आर्ट की नागर शैली। ऑप्शन A, B, C, D में से बताइए क्या होगा। ऑप्शन B जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, गंधार आर्ट, ऑप्शन B। कई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं HSSC ने, जैसे एक मात्र मध्य की प्याऊ के रिलेटेड भी क्वेश्चन HSSC ने पूछे, जो आगे हम लोग करेंगे भी। तो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। गंधार आर्ट, अक्सर ऐसा होता है कि प्रीवियस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से स्टाफ नर्स और MPSW का पेपर देखा, और अगर हमने हरियाणा पुलिस की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने हरियाणा पुलिस SI का पेपर देखा है, मेल और फीमेल का, SI का मेल और फीमेल का,
तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि इन पेपरों में वहाँ से डिट्टो 15 क्वेश्चन उठाए गए थे। उन दोनों पेपरों में से 15 क्वेश्चन कम से कम मैं बता रहा हूँ जो कि यहाँ पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। तो पेपर प्रैक्टिस और वो भी प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस, अब 1 हफ्ते का समय है तो लगातार जितने प्रैक्टिस सेट आप निकाल सकें वो बेहतर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उस नींव को पूरा करा था, यानी पूरा किसने कर बनवाया था? कुतुब मीनार को तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश में ई आया हुआ है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखना। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बारे में तो पूछा ही जाता है कि मकबरा डाकुओं ने कैथल के समीप इनकी हत्या कर दी थी 1240 में, अक्टूबर 1240 आप लोग ध्यान रखेंगे। और मकबरा कहाँ पे है इनका? कैथल में है। मकबरा कहाँ पे? कैथल में। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेफाइट, तांबा, स्लेट और जस्ता। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खनिजों से रिलेटेड एचएसएससी बहुत क्वेश्चन यहाँ पे पूछे, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही है। अब यहाँ से जब हमसे पूछा है गुरुग्राम जिले में कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से सही आंसर आपका? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा, हरियाणा के किस, गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज है? तो ग्रेफाइट है, तांबा है, स्लेट है और जस्ता है। तो क्या है भाई इसका सही आंसर? ऑप्शन सी स्लेट। ऑप्शन सी स्लेट इसका सही आंसर। और स्लेट गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और रेवाड़ी का कुंड तो फेमस है, ये कई बार पूछा है कि रेवाड़ी का कुंड किसके लिए फेमस है? स्लेट पत्थरों के लिए। रेवाड़ी का कुंड बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, रेवाड़ी का कुंड किसके लिए? स्लेट के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? बताइए कि दोहान नदी निकलती है। ऑप्शन ए साहिबी, ऑप्शन बी टांगरी, ऑप्शन सी या फिर कृष्णावती। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? 2 ऑप्शन आपके लिए कम कर दिए, और पहला ऑप्शन है साहिबी और दूसरा ऑप्शन है टांगरी। इन दोनों में से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, साहिबी। नेक्स्ट है एनडीआरआई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो ये करनाल जिले में है। किस जिले में है? करनाल जिले में है। उसके बाद नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 के क्रांति पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार तो हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है विद्रोह से रिलेटेड। पानीपत, हिसार, बहादुरगढ़ या फरूख नगर में से कहाँ से इन्होंने 1857 की क्रांति या विद्रोह का नेतृत्व किया था? भाई क्या हो जाएगा फिर इसका सही आंसर? तो नवाब अहमद अली गुलाम खान ने फरूख नगर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे हाल ही में पूछा गया था छछरौली का। तो छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह, क्या नाम था? जोधा सिंह। और लाडवा वाला तो मतलब यूँ मानिए कि विश्व प्रसिद्ध हो गया है, बहुत बार के पेपर में पूछा है। 1845 लाडवा का विद्रोह, और कौन थे इसके? अजीत सिंह। कौन थे राजा? अजीत सिंह। तो बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के चरखी दादरी जिला किस वर्ष बना था? दिसंबर 2014, 13, 15 या फिर 16। तो चरखी दादरी जिले का निर्माण दिसंबर 2016 में हुआ था, दिसंबर 2016 में। और अब के पहले पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन से जिले की सीमा जो है अन्य किसी राज्य या यूटी से नहीं लगती है, तो उस समय चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं होता था। अब चरखी दादरी ही ऑप्शन में मिलता है कि वो जिला जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है, तो वो चरखी दादरी जिला है जो उसकी सीमा या बाउंड्री शेयर नहीं करता है अन्य किसी स्टेट या यूटी से, बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसका जिला किस वर्ष बना था? दिसंबर 2016 में। तो बताइए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी पूछा था कि गुरुग्राम जिले का निर्माण कब हुआ था, तो अलग अलग हैं ये, आप लोगों को सभी के स्थापना जो ईयर है कम से कम वो जरूर पता हो कि कब किस जिले का निर्माण हुआ था ना। 1989 में हरियाणा में कितने जिलों का निर्माण हुआ था? बताइए, नवंबर 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने किस में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है विधानसभा,
कि विधानसभा में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू होगा। ऑप्शन बी है अम्बाड़ा जिला में होगा, मंत्री में होगा, या फिर मुंद्री गांव होगा, मुंद्री गांव या फिर रोहतक में। तो ये आप लोग जानते हैं सारे कि मुंद्री कहाँ पे, कैथल में। संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, तो ये मुंद्री कैथल जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेवाड़ी वाला भी पूछा था कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय IGU हरियाणा के किस जिले में है, तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। विश्वकर्मा वाला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बताइए हरियाणा के किस जिले में है, भाई कॉमेंट जरूर करिएगा, स्किल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है NH10 दिल्ली को किससे जोड़ता है, ये ग्राम सचिव में भी पूछा गया था, अभी हाल में जो एग्जाम है तो उनमें भी पूछा गया था। NH10 जो है वो फाजिल्का से दिल्ली के बीच है, फाजिल्का से दिल्ली के बीच है। अब एक पेपर में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं जाता है, तो उसमें हिसार से जाता है, सिरसा से जाता है, रोहतक से जाता है, और चौथा ऑप्शन था जींद। कौन सा ऑप्शन था, जींद। तो जींद से नहीं जाता था, ये इस तरीके से फिर गलत था। किस जिले में से नहीं जाता है, तो NH10 दिल्ली को किस से जोड़ता है, तो फाजिल्का से जोड़ता है NH10, बेहद इंपॉर्टेंट वाला है। एक जैसे KMP आप लोगों को ध्यान रखना है, कुंडली, मानेसर, पलवल, तो ये पूछा था KMP में K का मतलब क्या है। अब हो सकता है आगे M और P में से पूछे। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था, सरदार हुक्म सिंह समिति, श्यामलाल समिति, चांद समिति या नेकीराम समिति, बताइए हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था। तो बेहद आसान ऑप्शन है इस क्वेश्चन के जो इसको आसान बना रहे हैं, तो सरदार हुक्म सिंह समिति पर, ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, बताइए किस जिले में है ना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो ये किस जिले में है भाई, अभी हमने बात की थी इसकी, ये रेवाड़ी जिले में है। करनाल में कौन सा है भाई, बताइए करनाल जिले में। हिसार में तो आपको पता है GJU है, गुरु जम्बेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लुवास है, लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस, लुवास भी है। उसके बाद HAU भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं, ये हरियाणा में हैं, आप लोगों को पता भी होगा, हरियाणा के हिसार जिले में है। करनाल में आप लोगों को बताना है कि कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, मेडिकल कॉलेज भी है करनाल में एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेला झज्जर जिले के बेरी ग्राम में प्रसिद्ध है, झज्जर जिले के बेरी ग्राम में कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि बेरी ग्राम और झज्जर जिले में लगता है, तो वो है देवी मेला। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, झज्जर जिले का। अब जहाँ तक बात है गोपाल मोचन मेले की, तो गोपाल मोचन मेला आप लोगों को पता होगा कहाँ पे लगता है, तो ये यमुनानगर जिले में, YNR हो जाएगा यमुनानगर जिले में। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बेरी ग्राम में झज्जर के भीमेश्वरी देवी का मेला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देवी मेला ही है, और HSSC ने भी इसे आंसर की में ऑप्शन बी को ही बताया है। और जहाँ तक मसानी मेला की बात है, तो मसानी मेला जो है कहाँ पे लगता है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर मसानी मेला का महेंद्रगढ़ में, कहाँ पे हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में मसानी मेला। माता मशानी मेला कहाँ पे लगता है, महेंद्रगढ़ में लगता है, ऑप्शन ए होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर झज्जर जिले के बेरी ग्राम में देवी का मेला, ऑप्शन बी बताया गया है। वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं, 75, 70, 73 या फिर 77, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 73 सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे। तो राजा नाहर सिंह आप सब जानते हैं हिसार, अम्बाड़ा, बल्लभगढ़ या महेंद्रगढ़, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ के प्रशासक थे ये। और राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ का शेर भी इन्हें कहा जाता था, बल्लभगढ़ का शेर भी इन्हें कहा जाता था। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है राजा नाहर सिंह पे, एक तो कि राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, जब पेपर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा सही आंसर, वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में, तो ये रेवाड़ी जिले में है। और अगर पूछे आपसे राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, एक पेपर में तो ये भी पूछा था कि स्टेडियम किसका है, तो क्रिकेट का है, क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये फरीदाबाद जिले में है। स्टेडियम कहाँ पे है, ये फरीदाबाद जिले में है। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था राजा नाहर सिंह को। तो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहे थे 1857 की क्रांति के दौरान। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है, जो इनसे अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में किस शहर को बुनकर शहर के नाम से जाना जाता है। ये भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चन आ गया है, भौगोलिक उपनाम। और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के प्रशासक कब बने थे, तो 1829 आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 1858 को इनको चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो बेहद आसान, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ से हमने ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि उपनाम, जो भौगोलिक उपनाम है और व्यक्तित्व के भी उपनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने होते हैं। तो किस को कहा जाता है भाई, तो पानीपत हो जाएगा अपना सही आंसर भौगोलिक उपनाम के दृश्य से।
बुनकरों के शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। अब कई बार पेपर में पूछा ना कि साइंटिफिक इक्विपमेंट का शहर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, साइंस सिटी किसे कहा जाता है? साइंस सिटी। तो साइंस सिटी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को। एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, अम्बाड़ा में 1857 की क्रांति में शहीदों के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? शहीदी स्मारक का निर्माण हो रहा है। तो शहीदी स्मारक कहाँ पे बनाई जा रही है? अम्बाड़ा में। उसके बाद आपको ये भी ध्यान होगा कि आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, विज्ञान से दृष्टि से है तो ये कहाँ पे बनेगा? अब विज्ञान तो विज्ञान सिटी में बनेगा, साइंस सिटी में, तो ये कहाँ पे? अम्बाड़ा में भी। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र भी यहाँ पे है। उसके बाद अगर यमुनानगर से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा यमुनानगर का उपनाम क्या होगा? किस नाम से यमुनानगर को कहेंगे हम लोग, बताइएगा। तो यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। पेपर सिटी, पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? यमुनानगर को। जहाँ पर रोहतक की बात है तो एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी। और सोनीपत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए पूछा है कि नहीं पूछा है? कितनी बार कलरक से लेकर अन्य सभी एग्जाम में एसएससी ने पूछा है कि गोल्डन सिटी, हरियाणा की गोल्डन सिटी क्या है भाई? सोनीपत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्डन सिटी से रिलेटेड। तो भौगोलिक उपनाम दोस्तों हमेशा एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। अब ये इंडिया जीके से एक नवीनतम क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसको, कि चोल राजा को आपातकालीन मामलों में सलाह देने वाला सचिवालय क्या होता था? उदायन कुट्टुम, ओलेनाइगम एंड करुमिगल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उदायन कुट्टुम इसका सही आंसर होगा। चोल राजाओं को आपातकालीन मामलों में सलाह देने वाला सचिवालय। तो इस तरीके के जो नए नवीनतम क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोगों को ध्यान कर लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो रिपीट हो ही जाते हैं और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चोल राजाओं को आपातकालीन मामलों में सलाह देने वाला सचिवालय उदायन कुट्टुम के नाम से जाना गया। अब एक पेपर में ये भी पूछा गया था, जब हम आगे भी इसको करेंगे, और इंडिया जीके में मैंने इसको करवाया था, मराठा साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पुणे में जो सचिवालय बनाया गया था वो किसके लिए था? तो उसको हुजूर दफ्तर के नाम से जाना गया। ये एसएससी ने सही आंसर बताया। 1948 में पंजाबी सूबा है भाई, पंजाबी सूबा की मांग पहली बार किसने उठाई थी 1948 में? तारा सिंह ने, पंडित नेकीराम शर्मा, संत फतेह सिंह, या फिर प्रताप सिंह? तो हरियाणा के गठन से संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि 1948 में पंजाबी सूबे की मांग, तो सबसे पहले किसने उठाई थी 1948 में? तो ये उठाई थी तारा सिंह। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि सच्चर फॉर्मूले से, कौन सा था? सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला या कब से था? तो सच्चर फॉर्मूले का गठन कब था? तो 1 अक्टूबर 1949 को। अक्टूबर 1949 अक्सर एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आप लोगों को मिला होगा। उसके बाद एक पेपर में क्वेश्चन जेसी शाह से पूछा गया था, कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कब इसका गठन किया गया था? 1966 में गठन हुआ था। कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और कब गठन किया गया था जेसी शाह की अध्यक्षता में? तो 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में गठन किया गया था शाह आयोग को। और 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें 3 कुल सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य में ये इंपॉर्टेंट वाले नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक थे एमएम फिलिप थे, एक थे एमएम फिलिप, और दूसरा आप लोग बता दीजिए क्या था भाई? एक अन्य सदस्य कौन थे? दत्त। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरे थे जो अध्यक्ष थे, जेसी शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है? तो हरियाणा अभी पढ़ के यहाँ पेपर सिटी कहा जाता है, कागज का शहर पेपर सिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चंडीगढ़ से, जब डिजाइन से बात आती है तो ली कार्बूजियर हमारे सही आंसर होते हैं। क्या होते हैं भाई? ली कार्बूजियर जो हैं वो सही आंसर होते हैं। और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ली कार्बूजियर। आर्किटेक्ट थे, फ्रांस से थे ली कार्बूजियर। और एक वो नेकचंद सैनी से आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखना है। एक ओपन हैंड स्मारक है, वो पेपर में तो यूँ करके पूछा है कि वो कैसे, ओपन हैंड है, क्लोज हैंड है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है? तो ओपन हैंड स्मारक भी। वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? 150, 154, 156, 157 बताइए कितने वर्तमान में हरियाणा में शहर हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में शहर कितने? 154। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभिक ई खरीद परियोजना क्या है? प्रारंभिक ई खरीद परियोजना हरियाणा सरकार की क्या है? एक स्वच्छता जागरूकता मिशन है, खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण है, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है, या डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? ये क्वेश्चन सही पूछा है। अब यहाँ पे ना जिलों की संख्या
और सोलर पार्क, दो चीज़ें हैं। 18 जिलों में 20 सोलर पार्क। अब किस तरीके से आपने इसको दिमाग में सेट करना है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है आप लोगों को सबको पता होगा। जिस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और उन जिलों का नाम भी पता हो, उन सोलर पार्कों का नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो 18 जिलों में कुल 20 ऊर्जा पार्क हैं। जब सोलर पार्क की संख्या पूछेगा तो 20 कहेंगे, जिलों की संख्या पूछेगा तो ऑप्शन डी कहेंगे, 18 जिलों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीकेएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे भी है ये, करनाल, महेंद्रगढ़, नारनौल में, तो सभी जगह पे है। उन 18 जिलों का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। हिसार में कहाँ पे है, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हिसार में है। पंचकुला में हंसराज पब्लिक स्कूल में है। तो कई सारे आप लोगों को ये ध्यान रखने। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झज्जर में है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये सबको पता होगा कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा, दोहान, छज्जू या फिर यामू। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। कई बार, कम से कम 50-60 बार पूछ दिया होगा ये क्वेश्चन, तो है ना, एसएससी के भी और सभी बच्चों के भी रटा पढ़ा है ये। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। नेक्स्ट है, पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं? मेवाती, किराना, ग्वालियर या फिर अजमेरी? आप लोगों के लिए है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इनका घराना कौन सा है, मेवाती घराना है इनका या ग्वालियर घराना? इन दो में से ही आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इनका जन्म 1930 में हुआ था। एचएसएससी अब तक ऑप्शन हिसार ही देता है, हालांकि फतेहाबाद अब सब लोगों को पता भी होगा, फतेहाबाद। नेक्स्ट, और उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इनके घराना जो है इनसे संबंधित, तो मेवात घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? मेवात घराने से संबंधित थे। और भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हरियाणा सरकार द्वारा मार्तंड पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, मार्तंड पुरस्कार। तो कई सारे पुरस्कार इनको मिल चुके थे। और इनका जन्म हिसार, एसएससी अब भी ऑप्शन फतेहाबाद नहीं देता है, नहीं तो दोनों हो तो फिर बच्चों को कन्फ्यूजन, हालांकि फतेहाबाद में है। हिसार ही सही, अब आप लोगों को अपने दिमाग में इसको सेट रखना है। और दूसरा यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात है कि घराने से संबंधित हैं। अब पेपर में पूछा भी गया था कि कल्लन खां, होदू खां, जोहराबाई, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब जोहराबाई पेपर में पूछा कि इनका संबंध, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि जोहराबाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से हैं। किस जिले से हैं? हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से। और पंडित जसराज को स्वर सम्राट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका था, ये भी आपको पता होगा। और होदू खां से संबंधित घराना ध्यान रखेंगे आप लोग, होदू खां। होदू खान से संबंधित कौन सा, किस घराने से थे? तो ये ग्वालियर घराने से थे, ग्वालियर घराने के ख्याल गायक हुए ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था? तो पहले ही और एकमात्र हुए हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने हरियाणा के राजनीतिज्ञ से, तो वो थे चौधरी देवीलाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आसान सा और सब लोगों को पता भी होगा, सही आंसर हो जाएगा। हालांकि हरियाणा के सीएम बंसीलाल हुए थे, लौह पुरुष के नाम से जाने गए, हरियाणा विकास पुरुष भी कह लीजिए, और लौह पुरुष के नाम से भी हरियाणा विकास पार्टी का गठन भी किया था 1970 में। इन्हीं के कार्यकाल में हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँचाने वाला देश का प्रथम राज्य बन चुका था हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? नेशनल हाईवे 2 है, नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल हाईवे 8 है या फिर नेशनल हाईवे 7 है? NH 7, 8, 1, 2 में से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो NH 1 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3-4 पेपर अब तक ऐसे हुए जिनमें नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, खास करके इंपॉर्टेंट वाले जो नेशनल हाईवे वो हमें पता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है? तो आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस, जहाजी साहब के नाम से हरियाणा में इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए, हाँसी के शासक भी, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता है? तो भाई नहीं वाले कई सारे क्वेश्चन हैं। कैथल को जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को, करनाल को, क्या ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा? बताइए ऑप्शन डी सही होगा क्या इसका? तो बिल्कुल एचएसएससी ने भी ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे, जींद राइस बाउल में नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी? और ये हम अभी पढ़े हुए क्वेश्चनों में ही पढ़ के आ चुके हैं कि पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे प्राचीनतम नहर है। 1879 में था क्या उसका सही आंसर? बताइए।
तो बिल्कुल 1879 में कहाँ से, ताजेवाला से निकाली गई थी। तो हरियाणा की सबसे पुरानी है और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से, पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। पंडित श्रीराम शर्मा, इनका जन्म 1899 में झज्जर में हुआ था। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1899 में झज्जर में इनका जन्म हुआ था। और अब यहाँ से हमसे पूछा है कि किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो ऑप्शन बी हरियाणा तिलक। किसका प्रकाशन किया था? हरियाणा तिलक। अब एक आप हम आगे भी पढ़ेंगे और पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि हरियाणा का इतिहास, क्या पूछा गया था? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, ये पूछा था। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के नवरत्न के लेखन का कार्य भी किया है पंडित श्रीराम शर्मा ने। ये एक समाचार पत्र तो आपने देख ही लिया, हरियाणा तिलक का प्रकाशन इन्होंने किया था हिंदी और उर्दू में रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो राव तुलाराम हरियाणा में 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे। बिल्कुल थे, सही आंसर है ऑप्शन ए ही यहाँ से। और अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है हरियाणा में और किसकी स्मृति में ये मनाया जाता है 23 सितंबर। नेक्स्ट है, हरियाणा में नौरंगाबाद किला किसके निकट स्थित है? नौरंगाबाद हरियाणा में किसके निकट है? भिवानी, हिसार, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। टीला कह लीजिए, किला कह लीजिए, कई सारे पूछे जाते हैं, भगवानपुरा का है जैसे, तो वो सारे पता हो आपको किस किस जिले में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भिवानी के निकट है। ऑप्शन ए भिवानी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? अनूप चंद आफ्ताब, खुशीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा और उदय भानु हंस। तो बिल्कुल उदय भानु हंस, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। और हरियाणा का साहित्य भी हरियाणा के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साहित्य और प्राचीन जो साहित्यकार हरियाणा के हुए हैं, यहाँ से हमें अक्सर एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लेनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, साहित्यकार अच्छे से हमें पढ़ रहे हैं। उदय भानु हंस हरियाणा राज्य के पहले कवि हुए थे। और जहाँ नौरंगाबाद की बात है तो योध्या गणराज्य की मोहरों के लिए फेमस है, योध्या गणराज्य से नौरंगाबाद भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? देखिए पूछा है ना, तो NH10 जो है कई पेपरों में पूछा गया है। तो रोहतक से भी जाता है, हिसार से भी और सिरसा से भी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसका? डी आंसर हो जाएगा, जींद, जो कि दिल्ली से कहाँ तक है भाई? फाजिल्का तक, दिल्ली से फाजिल्का। तो ये अलग अलग तरीके से है। ये कई बार ऐसे पूछा है पंजाब में किसको जोड़ता है ये दिल्ली से, तो फाजिल्का को जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा नहीं करता है? तो दिल्ली से सीमा साझा नहीं करता है, सॉरी करता है, नहीं है, साझा करता है। तो दिल्ली से किसकी सीमा लगती है बतानी है आपको। पानीपत है, झज्जर है, रेवाड़ी है या फिर नूह है? तो झज्जर जिला है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। झज्जर जिला है जिसकी सीमा जो है दिल्ली से लगती है। इसके अलावा पानीपत की सीमा, सोनीपत की सीमा दिल्ली से लगती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इन जिलों की सीमा जो है वो दिल्ली यानी यूटी से लगती हैं। झज्जर के अलावा आप ध्यान रखेंगे कि किन किन की लगती है, तो सोनीपत ज़िला भी है जिसकी सीमा दिल्ली से लगती है। उसके बाद गुरुग्राम की लगती है, गुरुग्राम और फरीदाबाद तो आपको पता ही होंगे, फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? एक पेपर में पूछा कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, एक में पूछ रहा है कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे ऊपर सबसे उत्तरी पंचकुला, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचकुला जो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बता दीजिए फटाफट से कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी। किसके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। और दोस्तों एक बात जरूरी यहाँ से ध्यान रखनी है, एक पेपर में पूछा कि 1756-57 में हरियाणा पर किसका अधिकार था, यानी किसका शासन था? तो किसका शासन था भाई? मराठों का। किसका शासन था हरियाणा पर? मराठों का शासन था। ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ से याद कर लेंगे। पानीपत की लड़ाई तब हुई ना जब पानीपत यानी हरियाणा में मराठे थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है? जो शहर है फिरोजा है हिसार, वो क्या है? नहर प्रणाली है, डैम है या किला है या संग्रहालय? तो अलग अलग ऑप्शन है, डैम अलग है, किला अलग है। तो किला बिल्कुल सही है, हिसार फिरोजा क्या है? किले के रूप में है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का, SSSC ने बेसिक को सही आंसर बताया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कि विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था?
भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग किसने लिया था? भाई परमानंद, ईश्वरचंद पांडे, लीलाधर दुखी या फिर जसवंत सिंह। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के भाई जो कवि हैं भाई परमानंद ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। बेहद इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बताइए किस किस का सही आंसर हुआ है? ये ऑप्शन ए किस किस ने यहाँ पे सही किया होगा? चलिए नेक्स्ट का बताइएगा। हरियाणा के तूफान, हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जो भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसमें कप्तान थे कपिल देव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा हरिकेन के नाम से, हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध हैं कपिल देव। उसके बाद है नेक्स्ट है, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? बताइए, आप लोगों के लिए अभी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही के एग्जाम में एचएसएससी ने इसको पूछा है। किस नदी से होता है? मारकंडा नदी, दोहन नदी, कृष्णावती या फिर यमुना। हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यमुना, ऑप्शन डी। और यमुना जो है पूर्व दिशा में बहती है, ईस्ट में कह लीजिए पूर्व में है, और पूर्व में यूपी के साथ सीमा साझा करती है। लगभग 328 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाती है। तो है ना, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। और यमुना नगर से हरियाणा में प्रवेश करती है यमुना नदी। और हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो यमुना नदी से हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? यानी हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों, भौगोलिक उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो है जींद जिला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा जिला है? जींद जिला है। और जहां तक रेवाड़ी की बात है तो ब्रॉन्ज सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? रेवाड़ी को। ब्रॉन्ज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? रेवाड़ी को। और गुरुग्राम अपना भाई बताइए, जल्दी से कमेंट कर दिया और बताइए। गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? गुरुग्राम को। साइबर सिटी, साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। और पलवल को बताइए, पलवल को क्या कहते हैं भाई? पलवल, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। पलवल को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी का बताइएगा। नेक्स्ट है, हाली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हाली अवार्ड जो है हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा हिंदी अकादमी। तो हाली अवार्ड एक नेशनल अवार्ड है। नेशनल का मतलब एक राष्ट्रीय अवार्ड है। ये नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रीय अवार्ड है ये, जो दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। अल्ताफ़ हुसैन हाली, पानीपत में इनका जन्म हुआ था। और नेशनल अवार्ड, उर्दू के कवि हुए थे ये। नेशनल अवार्ड दिया जाता है, 1 लाख तक की राशि है इसमें, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्लैंक खालिस्तान है की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, लाल किला या मयूर सिंहासन? अब ये तो दोनों ही अलग हो गए हैं। तो बताइए ऑप्शन ए और बी में से क्या हो जाएगा भाई? काबुली बाग मस्जिद। कहाँ पे है काबुली बाग मस्जिद? तो ये है हरियाणा के पानीपत जिले में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में है। किसको रागणी और सांग में हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? तो बताइए क्या होगा सही आंसर? सूरदास, कूर्मादास एंड लक्ष्मीचंद, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। जैसे मैंने कहा था, साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर हमें याद कर लेने चाहिए। किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। और सूर्य कवि, और उसी के साथ आप याद रख सकते हैं हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन, असल में तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल संगीतज्ञ था एक। तो हरियाणा का तानसेन या हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसी के साथ ही आप एक और बात बता दीजिएगा कि हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास जो है वो किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास बताइएगा फटाफट से किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? जो है हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी, क्या नाम होगा? दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, सूरदास से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सूर सागर की रचना, ग्राम सचिव में हिंदी वाले फील्ड में पूछा था कि सूर सागर की रचना किसने करी थी, और दूसरा साहित्य लहरी की रचना किसने करी थी। दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना किसने करी थी? तो सूरदास ने सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना करी थी। और
किस गांव में कहाँ पे जन्म हुआ था, तो इनका सिही गांव में जन्म हुआ था। किसके समकालीन हुए थे, तो अकबर के ये समकालीन हुए थे भाई। और ब्रज भाषा के कवि थे। भाषा कौन सी, ब्रज, ध्यान रख सकते हैं आप, सूरदास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, तो कोई एक नहीं था, कई बार तो ये पेपर में पूछा है कि तोमरों के आक्रमण के समय हरियाणा पर किसका शासन था, सॉरी गजनवी के, आंसर ही पहले बता दिया है। तो बताइएगा गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा पर किन का शासन था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। और अब यहाँ पे पूछा है कि मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1054, 1014, 1263 और 1492। सबसे पहले हम लोग तोमर वंश जो मैंने आपको बताया उसी की बात कर लेते हैं। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद जो है तोमर वंश का राज आया था। किनके बाद, प्रतिहार के बाद किनका आया था, तोमर वंश का आया था शासन। और इसमें अनंगपाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट शासक भी हुए थे इस वंश के। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय जो है हरियाणा पर किसका शासन था, तो तोमरों का शासन था गजनवियों के आक्रमण के समय। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा है, गजनवियों के आक्रमण के समय किनका शासन था, तो तोमर वंश का शासन हरियाणा पे था। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी की, तो इसने 1009 में भी और 1014 में भी, 1009 में भी हमला किया था और 1014 में भी, तो यहाँ नो ऑप्शन में नहीं है। 1014 हम लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक बात है मोहम्मद गजनी की, तो इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कुल 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। सबसे इंपॉर्टेंट वाला तो है 1025 वाला, 1025 में जो सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं हम लोग, सोमनाथ मंदिर, तो 1000 से लेके 1027, और 1027 वाला जो था वो जाटों के विरुद्ध था अंतिम आक्रमण। और 1001 में अगर हम लोग बात करें कि 1000 में भी पेशावर के साथ था कुछ, तो 1000 से लेके 1027, उसमें 1014 और 1009 दोनों इंपॉर्टेंट है हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थानेसर पर हमला किया था, और उस समय जो हरियाणा के राजा थे, तो बताया है कि तोमर वंश का शासन था। और तोमर वंश के राजा कौन थे उस समय, तो जयपाल। कौन राजा थे, जयपाल उस समय राजा थे तोमर वंश की। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। और उसके बाद भी कुछ आक्रमण हुए थे, हाँसी पर आक्रमण किया था, जैसे 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने हमला किया था। 1037 में इसके पोते मसूद ने हमला किया था। 1037 में हाँसी पर हमला हुआ था, 1043 में भी हुआ था। 1037 में मसूद ने हमला किया था, 1043 में मादूद ने हाँसी पर हमला किया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन उस समय कुमारपाल देव ने इनको हरा दिया था 1043 में। नेक्स्ट है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पे है, अग्रोहा, सिरसा, हिसार या फिर थानेसर। तो शेख चिल्ली का मकबरा बताइए किस जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है शेख चिल्ली का मकबरा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है भाई, थानेसर में है। कहाँ है शेख चिल्ली का मकबरा, तो ये थानेसर में है। इसका निर्माण अगर पूछा जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा, तो 1650 के आसपास, और इसका निर्माण शाहजहां के पुत्र दारा सिको ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां के पुत्र दारा सिको ने इसका निर्माण करवाया था। और इस मकबरे की सुंदरता के कारण इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई, ताजमहल भी इसे कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल इसे कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला सुंदरता के कारण हरियाणा का ताजमहल। निर्माण 1650 के आसपास किसने करवाया था, तो शाहजहां के पुत्र दारा सिको ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था। कई बार पेपर में पूछा है पंचकुला आईटी पार्क। पंचकुला आईटी पार्क 2004 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2005 में। तो पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना वर्ष 2008 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण महीना में चमकीला चांदनी रात को तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार। तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार गोगा नवमी, सांझी, तीज या गोवर्धन पूजा। तृतीया को क्या हो जाएगा, तीज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो त्यौहार भी इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ था, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। गुरुग्राम भी है, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, या फिर गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ था, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये आसान से क्वेश्चन है जो एचएसएससी पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन हमें आसान मिलते तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा पेपर ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा डीपली, थोड़े से अच्छे से हमें क्वेश्चनों को समझना है। और अगर जितने आसानी तरीके से हम लोग ऑप्शन, अब इस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या ढूंढा, आंसर ढूंढा कि कौन से ऑप्शन वाला है। और कई बार अगर हमें जब ये परिस्थिति हो तो फिर हमारा मनोबल, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। और नहीं तो फिर हमें क्या ढूंढने पड़ते हैं, यार कहीं ये तो नहीं होगा, कहीं ये वाला होगा, चारों ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं हमें। और अब हमें, हमारी निगाहें हमेशा, जब क्वेश्चन का आंसर हमें पता है तो हम सीधा सा उस ऑप्शन एक को ही देखते हैं जो आंसर सही है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है।
भिवानी, अंबाला, करनाल या फिर पानीपत। तो भिवानी, अंबाला, करनाल, पानीपत में से आम के बाग होना, तो ये अंबाड़ा है, अंबाड़ा बिल्कुल ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने करी थी। तो रॉक गार्डन बताइए किसने करी थी, नेकचंद सैनी। रॉक गार्डन की स्थापना किसने करी थी भाई, नेकचंद सैनी ने करी थी। अल्बर्ट मेयर, मैकेंजी नोबिंग की या उपरोक्त में से कोई नहीं भाई, कोई क्यों नहीं, ऑप्शन ए सही आंसर है, नेकचंद सैनी। तो मैंने कहा था चंडीगढ़ में ली कार्बूजियर और नेकचंद सैनी की बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं जो स्थापत्य से जुड़ी हुई, मान लीजिए आप इनको आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। तो वायु पुराण के अनुसार बताइए भी, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। तो कैथल को माना जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कैथल ऑप्शन डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित। ये बहुत बार भाई, ये 2-3 बार पूछ लिया अभी हाल ही के एग्जाम में। रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं किस हरियाणवी कवि की हैं। उदयभानु हंस, खुशीराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद गोयलिया एंड तुलसीराम शर्मा या दिनेश। तुलसीराम शर्मा, दिनेश। तो उदयभानु हंस नहीं है, खुशीराम शर्मा, ऑप्शन बी। एक पेपर में ऐसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी रचना खुशीराम शर्मा की नहीं है। एक में था रण निमंत्रण, एक में था गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन था युद्ध चरित और एक ऑप्शन था सूरसागर। हालांकि सूरसागर ने फिर हमें सही बता दिया क्योंकि वो सबको पता था कि उनकी रचना जो है संत सूरदास ने करी है। तो बाकी तीनों फिर किसकी रचनाएं थी, तो वो सारी की सारी खुशीराम शर्मा। रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह एंड युद्ध चरित, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी खुशीराम शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ये भाई थोड़ा इंडिया जेके का क्वेश्चन है, पुथीमारी सही आंसर था। कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी, पुथीमारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, डाकर, नेली, कैथल एंड खादर। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, डाकर कहलाती है, नेली कहलाती है, कैथल या फिर खादर के नाम से जाना जाता है थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को। अभी ये हाल ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है HSSC के द्वारा। तो क्या कहलाती है भाई बताइए, क्या होगा सही आंसर। तो भारी तथा बहुत भारी मृदा में शामिल है और इसका नाम डाकर है जो थानेसर जगाधरी में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डाकर के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर आप लोग नेली और बेट के बारे में भी जानना चाहें, नेली और बेट, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, किसे कहते हैं नेली। तो ये आपको पता भी होगा कि घग्गर नदी के मैदान को नेली और मारकंडा नदी के मैदान को बेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति। ये वैसे आसान हो गया क्वेश्चन, जब ऑप्शन डी दिया है तो भी, लेकिन सिर्फ जिसमें गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल हो। जहाँ तक मेहंदी का बात है, रंगोली की बात है, तो इसमें रंगों का यूज हो जाता है, रंगों का यूज हो रहा है। मेहंदी भी एक कलरफुल ही है। तो सांझी जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, सांझी, ऑप्शन ए। गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति को क्या कहा गया है, सांझी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के रेवाड़ी, फतेहाबाद, गुरुग्राम या फिर जींद। बताइए किस में सबसे ज़्यादा वन है, सॉरी सबसे कम है। तो सबसे कम में क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, फतेहाबाद में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम में आता है कौन सा जिला अपना, फतेहाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे। धर्मवीर हरियाणा के प्रथम गवर्नर हुए, वीरेंद्र नारायण VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला या जयसुखलाल हाथी। भाई सबसे सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वर्ष 1967 से लेके 76 तक, 67, फिर ये उल्टा भी हो जाएगा 76। 1967 से लेकर 1976 तक वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के गवर्नर हुए थे। और अगर पेपर में पूछ ले कि सबसे कम समय तक हुए थे, तो वो आप लोग फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि सबसे कम समय तक हरियाणा में गवर्नर कौन रहे, सबसे कम समय तक। ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों को, 3 ऑप्शन तो यहाँ पे हो ही गए हैं। ऑप्शन 1 हो गया धर्मवीर, ऑप्शन बी हो गया रणजीत सिंह नरूला, ऑप्शन सी हो गया जयसुखलाल हाथी, और जहाँ तक बात है ऑप्शन डी की तो ओम प्रकाश वर्मा। ऑप्शन 4 यहाँ पे लिख देते हैं, OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। बताइए सबसे कम समय तक रहने वाले। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन डिट्टो लास्ट टाइम हरियाणा पुलिस SI पेपर में 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के किस जिले को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे वापस करनाल जिले में मिलाया गया
और 1 जनवरी 1992 को ये उन्हें एक पृथक जिला बना, वह जिला कौन सा है? तो ये जिला रोहतक नहीं है, हिसार नहीं है, पानीपत, बताइए क्या पानीपत है ये जिला? कुरुक्षेत्र भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत। ऑप्शन सी पानीपत जिला। नेक्स्ट है, किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? तो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था और जिसने हरियाणा में नारनौल में एक महल बनवाया था, बीरबल राय मुकुंदास। राय मुकुंदास के छत्ते के नाम से भी तो इसे जाना जाता है, या राय माधवदास, या उक्त में से कोई नहीं। तो 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां के दरबारी और नारनौल के दीवान राय मुकुंदास ने इसका निर्माण करवाया था। राय मुकुंदास ने। अब किसके शासनकाल में होगी? तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में। और कहाँ के दीवान भाई? तो नारनौल के दीवान। शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान कह लीजिए, दरबारी कह लीजिए, तो नारनौल के दीवान थे, इसलिए इसे राय मुकुंदास का महल भी कहा जाता है। और मुगल वंश शासक जो हुए थे अकबर के समय यहाँ पे बीरबल भी आया करते थे, इसलिए इसे बीरबल का छत्ता भी कह देते हैं, बीरबल का छत्ता भी। राय मुकुंदास का महल, बीरबल का छत्ता, तो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। मिनी क्यूबा कहा जाता है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, आपने नाम सुना ही है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत के पहले पहलवान हुए थे कौन? विजेंद्र सिंह बेनीवाल, जिन्होंने यहाँ से पदक जीता था ओलंपिक में, और वह यहीं इसी क्लब के सदस्य थे। तो ये भिवानी है, मिनी क्यूबा इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक रचना है। अभी हम पढ़ के भी आए थे, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्लोज हैंड स्मारक है, ओपन हैंड स्मारक है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? तो बिल्कुल ओपन हैंड स्मारक है। ओपन हैंड स्मारक है चंडीगढ़ में। ली कार्बूजियर प्रसिद्ध वास्तुकार हुए, चंडीगढ़ में बनाई गई एक रचना है उनकी, ओपन हैंड स्मारक। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट है, मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र। मोरनी में प्रजनन केंद्र है। प्रजनन केंद्र से एग्जाम में क्वेश्चन है, नीले मयूर, चिंकारा, तितर और भारतीय गिद्ध, इन सब में से बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जब पूछा जाए गिद्ध प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे है तो पंचकुला में ही, लेकिन आपको जगह ध्यान रखनी है, कहाँ पे है गिद्ध प्रजनन केंद्र? तो पिंजौर में। कहाँ पे है? पिंजौर में। पंचकुला में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तितर की बात हो रही फीजेंट प्रजनन केंद्र, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे? मोरनी में। कहाँ पे? मोरनी। और अकेला चिंकारा जब प्रजनन केंद्र पूछा जाएगा तो सबका आंसर क्या आना चाहिए भाई? केरू भिवानी। क्या आना चाहिए? केरू भिवानी में। और अब फटाफट से कमेंट करिए और बताइएगा कि मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? मौर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये हरियाणा के किस जिले में है? बताइएगा, फटाफट से कमेंट करिएगा और बताइएगा किस जिले में है। उसके बाद है भाई, ये आज तक के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और अगर पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।